हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द अचीवर्स चॉइस। मैं आपका दोस्त बीएल धनवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं विस्टास का हमारा थर्ड लेसन, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये तिसानी दोषी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इंट्रोडक्शन की यदि बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि तिसानी दोषी जो है वो अंटार्कटिका है ना, कॉन्टिनेंट जो है साउथ पोल पे, हमारी अर्थ जो है अर्थ के साउथ पोल पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट की यात्रा करने के लिए, कॉन्टिनेंट बोलते हैं महाद्वीप को, है ना, उस कॉन्टिनेंट की यात्रा करने के लिए तिशानी दोषी जो है वो जाती है अंटार्कटिका पे। और वहां पर क्या क्या वो देखती है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या वो रियलाइज करती हैं, क्या उनको चैलेंजेस दिखते हैं, कहाँ से वो शुरुआत करती है, ये सारा का सारा वर्णन जो है वो आपके इस लेसन में तिशानी दोषी के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये लेसन तिशानी दोषी के द्वारा लिखा गया है, जो कि किसके बारे में है, उनकी ट्रिप के बारे में है। अंटार्कटिका की एक ट्रिप थी उसके बारे में है। और ये अंटार्कटिका की उस ट्रिप पे जो गए थे वो किस प्रोग्राम के तहत गए थे? स्टूडेंट्स ऑन आइस। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत ये अंटार्कटिका विजिट के लिए गए हुए थे। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ अंटार्कटिका। क्या क्या बताया गया है? अंटार्कटिका की ब्यूटी के बारे में हमें बताया गया है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया गया है, और अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट चेंज, वहां जाकर के कैसे उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बताया गया है, एंड द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और फाइनली एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है, ये जो है वो तिसानी दोषी को वहां रियलाइज होता है और तिसानी दोषी हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन टू द जर्नी, इनकी जो यात्रा थी उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वो कहां से शुरू हुई, कितनी लंबी थी, क्या था। ट्रेवलर्स, इनकी यात्रा में कौन कौन गए हुए थे? तिसानी दोषी थी और 51 और पीपल थे। यानी कि टोटल कितने लोग गए हुए थे? 52 लोग गए हुए थे, 52 पीपल गए हुए थे। और कितनी दिन तक वहां पर रहे थे? 2 वीक्स तक ये जो है यात्रा वहां पर रही थी अंटार्कटिका पे। ठीक है जी। कौन सी शिप में गए थे? एकेडमिक सोकेल्स्की। एकेडमिक सोकेल्स्की नाम की एक शिप थी, उस शिप में ये पूरे 52 लोग सवार होकर के अंटार्कटिका की यात्रा करने के लिए गए थे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मद्रास 13.09 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं भूमध्य रेखा को, है ना। लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यदि आपने ज्योग्राफी में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है उसको कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया गया है, ताकि किसी भी जगह को, किसी भी लोकेशन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। इनको लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, हिंदी में यदि मैं बात करूं तो अक्षांश एंड देशांतर बोला जाता है। तो अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूड्स होती है ना, उसमें सबसे बीच की जो अर्थ के बीचों बीच जो लाइन है उसको बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री और इक्वेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लैटिट्यूड होती है। जो इक्वेटर है इसको हिंदी में यदि मैं बात करूं तो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में, आपको पता होगा हमारा इंडिया भी इक्वेटर के नॉर्थ में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में 13.09 डिग्री, जहां कौन सा इंडिया का कौन सा लोकेशन है, कौन सा प्लेस है? मद्रास, चेन्नई नाम सुना है? तो चेन्नई यानी मद्रास से इनकी जो यात्रा है वो शुरू होती है। वन लाइनर के लिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। 13.09 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन घुमा करके साउथ ऑफ द इक्वेटर भी किया जा सकता है। देन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, हमारा इंडिया जो है वो शायद 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे कुछ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से शुरू होता है, और उसके थोड़ा सा ऊपर यदि अपन चलेंगे तो 13.09 डिग्री मद्रास, है ना, वहां से ये यात्रा शुरू होती है। और ये जो यात्रा है वो किस प्रोग्राम के तहत शुरू होती है? ये होती है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत ये यात्रा शुरू होती है। अब देखो, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो है इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। ये कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा हेड किया जाता था। ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो है वो एक कैनेडियन जियोफ ग्रीन नाम के व्यक्ति थे, कनाडा के थे। तो ये इस प्रोग्राम को हेड करते थे, ये वहां पर ये यात्रा लेकर के जाते थे। स्टार्टेड विद द रिच, द रिटायर्ड, द सेलिब्रिटीज एंड क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। पहले जब शुरू हुआ था ये प्रोग्राम
तो किनको लेकर के जाते थे ये लेकर के जाते थे रिटायर्ड लोगों को, रिच लोगों को और सेलिब्रिटीज को ये अंटार्कटिका की यात्रा करवाते थे, या वो लोग जो इसके बारे में क्यूरियस है और इनको पे कर सकते थे इस यात्रा के लिए, उनको ये यात्रा करवा के लाते थे अंटार्कटिका की। लेकिन इनको बाद में रियलाइज हुआ कि यदि मैं इनको यात्रा करवाऊंगा तो ये जो है वो तो मुझे लिमिटेड वे में ही वापस दे सकते हैं। लिमिटेड वे में कैसे, समझिए इस बात को कि अंटार्कटिका की जो यात्रा होगी वो यदि इन लोगों को करवाएंगे तो ये लोग जो है वो ज्यादा ना तो उसमें कोई सीरियसली इंटरेस्ट लेंगे, ये तो सिर्फ एक घूमने के पर्पज से जाते हैं। दूसरा ये कि रिटायर्ड वगैरह जो पीपल है उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस बात को वापस आकर के लोगों तक कन्वे कर सके। यानी इसका एक लिमिटेड वे में फायदा होता था, और वो ऐसा था कि इस कैनेडियन जो अपने जो जियोफ ग्रीन भाई साहब है इनको सिर्फ पैसे मिलते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार नहीं, इसको जो है मुझे स्टूडेंट्स में जो है स्टूडेंट्स तक ले जाना चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स को ले जाना चाहिए। फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स बोला गया है इनको, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स को ले जाना चाहिए ताकि वो लोग वहां जाकर के आज की युग में, आज के टाइम में जो क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या हो रही है उसको रियलाइज करे, उसको देखे अपनी आंखों से और अपनी जो सेंसेस है उनसे उसको महसूस करे कि यार वास्तव में बहुत बड़ा एक डेंजर जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। यदि इसको रोका नहीं गया, यदि इस क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं गया, एनवायरमेंट हरासमेंट को रोका नहीं गया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हम फ्यूचर में देख सकते हैं। यदि ये लोग वहां जाएंगे तो ये इस चीज को रियलाइज करेंगे, और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इस देश को संभालेंगे, इस वर्ल्ड को जो है वो छोटे बच्चे स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में संभालेंगे, तो यदि इनको ये रियलाइजेशन होगी तो ये बेटर वे में पॉलिसीज बना पाएंगे, ये बेटर वे में इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। इनकी बजाय ये इसको ज्यादा दे सकते हैं, ये जियोफ ग्रीन ने सोचा, और रिटायर्ड रिच सेलिब्रिटीज वगैरह को छोड़ करके ये स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू कर दिया इन्होंने। और इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया? स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, आइस मतलब कि बर्फ, बर्फ कहां पर है? अंटार्कटिका पे। ठीक है, अब देखिए ट्रेवल ड्यूरेशन की यदि मैं बात करूं तो 100 घंटे की इनकी यात्रा होती है, जिसमें इन्होंने कार, एरोप्लेन और शिप इनसे यात्रा करी है। यहां से निकल करके अंटार्कटिका तक पहुंचने की 100 घंटे की जो यात्रा है वो कार, एरोप्लेन और शिप से तय की गई थी। ठीक है, मार्कर्स, बीच में जब ये जा रहे थे तो इनको कौन कौन से मार्कर्स जो है वो इन्होंने पार किए? इन्होंने 9 टाइम जोन, ध्यान रखिएगा कितने टाइम जोन? 9 टाइम जोन। कितने चेक पॉइंट्स? 6 चेक पॉइंट्स। कितनी बॉडीज ऑफ वाटर? बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब महासागर। कितने बॉडीज ऑफ वाटर? 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एज मेनी, यानी 3 इकोस्फीयर्स। इकोस्फीयर्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैव मंडल। ठीक है, ये याद रखिएगा, वन लाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एज मेनी इकोस्फीयर्स, मतलब 3 ही इकोस्फीयर्स। ये पार करके ये यात्रा जो है वो अंटार्कटिका पहुंचती है। और जब ये पहुंचती है तो इनका इमोशनल इनिशियल इमोशन क्या रहता है वहां पहुंचने के बाद में? ये बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं, उसे देख करके बहुत वंडरफुल इन्हें लगता है। और इसकी इमेंसिटी, इसकी जो इमेंसिटी है, इसकी विशालता, इसका जो लुक है अंटार्कटिका पे जब ये पैर रखते हैं तो इसे देख करके ये बहुत ही रिलीफ होता है इन्हें, और बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ एक एहसास इनको होता है। ऑन इट्स आइसोलेशन and on that once India was the part of such a cold region। और एक चीज इसके आइसोलेशन पे कि यहाँ निर्जन स्थान है, कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, बिल्कुल पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। और एक इस बात पे कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया भी इसी कोल्ड रीजन का पार्ट था, यानी जहां से ये आए हैं, इंडिया मद्रास से ये तीसानी दोस्ती जहां से इनकी यात्रा शुरू हुई है, वो रीजन यानी हमारा इंडिया, वो भी एक दिन अंटार्कटिका का हिस्सा था। तो ये कैसे शुरू, इधर कैसे आया, एशिया तक कैसे पहुंचा, ये सारी चीजें इस लेशन में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए आगे, ये है अंटार्कटिका की फोटो, आप देख सकते हैं। तो आप खुद जो है वो इसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट कितना प्यारा लग रहा है। देखिए सूर्योदय है, सूर्य दिख रहा है हमें, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी यहाँ पर नहीं है, पूरी चारों तरफ बर्फ की सीट पड़ी हुई है, पूरा बर्फ ही बर्फ है, ऐसा लग रहा है जैसे जमा हुआ समुद्र है।
और बिल्कुल ये पूरा का पूरा जो है वो जमी हुई बर्फ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये यदि आप ध्यान में रखेंगे इमेज, तो मैं आगे एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा अच्छे से आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो। ओके, अब देखिए द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका। ज्योग्राफिकल हिस्ट्री देखते हैं, ये जो लैंडस्केप है वो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप है, बहुत बड़ा सफेद लैंडस्केप है जिसमें आइसबर्ग्स है। आइसबर्ग मतलब बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं। लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और सबसे बड़ा टुकड़ा यहाँ पर जो है वो इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा है जितना कि बेल्जियम देश, यानी बेल्जियम देश की जितनी बड़ी साइज है उतना बड़ा बर्फ का एक टुकड़ा, जो सबसे बड़ा टुकड़ा है उसकी साइज बेल्जियम देश के जितनी है। ब्लू होराइजन है। ब्लू होराइजन का मतलब, होरिजन का मतलब है कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधे बिल्डिंग्स वगैरह तो है नहीं, तो जो होराइजन हमें दिखाई देता है, होराइजन बोलते हैं जहां पर आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर बर्फ है, ऊपर आकाश है और कुछ भी बीच में बैरियर है नहीं, तो ब्लू होरिजन दिखाई दे रहा है। और नो ह्यूमन मार्कर्स, कोई भी ह्यूमन मार्कर यहाँ पर नहीं है। ह्यूमन मार्कर का मतलब ना कोई बिल्डिंग्स बनी हुई है, ना कोई बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, ना कोई रास्ते बने हुए हैं, मानव के द्वारा निर्मित कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली मानव ही नहीं है तो फिर ह्यूमन मार्कर कैसे होंगे। 90% ice stored in Antarctica, if melts will increase water level। 90% ऑफ द टोटल आइस जो है वो अंटार्कटिका में स्टोर है, और यदि ये आइस मेल्ट हो गई, यदि ये पूरी बर्फ पिघल गई, तो हमारे जो समुद्र है, हमारे जो महासागर है, उनका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से दुनिया में तबाही मचेगी। ह्यूमन पर्सपेक्टिव, लॉस ऑफ अर्थली सेंस। वहां पर जाने के बाद में ये बताती है, तिसानी दोषी बताती है कि वहां पर जाने के बाद में ह्यूमन पर्सपेक्टिव गायब हो जाता है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव गायब होने का मतलब क्या है कि हमें जो धरती पर सेंस होता है वो सेंस वहां पर नहीं होता। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें कई चीजों का सेंस होता है, जिसमें विशेष रूप से इन्होंने बताया है कि टाइम और डिस्टेंस का जो सेंस है वो वहां जाने के बाद में खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों हो जाता है। देखिए, 24 घंटे कंटिन्यू समर डेज लाइट रहती है। 24 घंटे आपने देखा होगा, अभी मैं आपको अर्थ पे ले जाकर के दिखाऊंगा, अर्थ जो गूगल अर्थ है उस पे ले जाकर के दिखाऊंगा कि हमारे जो पोल्स होते हैं, हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। अब ऐसे ये अर्थ जो है वो झुकी हुई है, और मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर सन है ना, यहाँ पर सन है, तो आप ये देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहां पर यदि मैं बोलूं कि ये सन है, तो आप ये देखेंगे कि भले ये अर्थ इसके सामने है लेकिन लाइट केवल नॉर्थ पोल पे ही आ रही है, राइट। लाइट जो है वो केवल नॉर्थ पोल पे पड़ रही है, साउथ पोल पे छाया है, तो साउथ पोल जो है वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी। भले ही चाहिए अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है, 24 आवर में एक चक्कर कंप्लीट हुआ, लेकिन लाइट केवल नॉर्थ पोल पे पड़ेगी। अब लाइट साउथ पोल पे कैसे पड़ेगी। अब ये मान लेता हूं कि भाई यहां पर ये स्टेबल सन है, ये स्टेबल सन है, और ये अर्थ इसी तरीके से टिल्ट तो ऐसे रहेगी, ये घूम करके ऐसे आ गई, तो अब सन कहां आ गया, यहां आ गया। अब आप देखिए, अब ऊपर वाले पे यानी नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पड़ रही है, अब केवल साउथ पोल पे लाइट पड़ रही है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे लाइट स्विच होने में आधा चक्कर लग गया अर्थ का, यानी सूर्य के आधा चक्कर लगाने के बाद में साउथ पोल पे लाइट आई है। यानी कितने टाइम लगा, एक चक्कर कितने में होता है, एक साल में 365 दिन में होता है, आधे चक्कर में आधा साल, यानी 6 महीने यहां पर दिन रहेगा और 6 महीने इधर आ जाएगी तब यहां पर रात रहेगी। 6 महीने यहां दिन रहेगा और 6 महीने जब इधर आ जाएगी तो यहां पर रात रहेगी। तो अर्थ का जो पोल्स है, अर्थ के जो पोल्स है, उन दोनों ही पोल्स पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। कारण क्या है कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो इस झुकाव के कारण ये जो अर्थ, ये जो पोल्स है, इस पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का दिन का मतलब ये हुआ कि 6 महीने पूरे कंप्लीट दिन ही दिन रहेगा, यानी 24 आवर्स तक यहाँ पर डे लाइट ही रहेगी। आपके आई होप समझ में आया होगा। यदि आप बताइए कि यदि यहाँ 24 घंटे दिन ही दिन रहेगा और आपके पास में घड़ी नहीं है, तो क्या आप टाइम का अंदाजा लगा पाएंगे? नहीं।
देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, 24 घंटे का दिन होता है जिसमें से 12 घंटे जो है वो डे लाइट रहती है, ठीक है। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि सूरज इतना ऊपर आ गया, दैट मीन्स कि 10 बज गए होंगे। सूरज एकदम सर पे आ गए, इसके मतलब 12 या 12:30 बज गए होंगे, हम आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन 24 घंटे तक ही दिन है, तो क्या आप आइडिया लगा सकते हैं क्या कि कितने टाइम हुआ होगा? नहीं, कोई आइडिया नहीं लग सकता, क्योंकि सूर्य तो जो है वो वही है, 24 घंटे दिन ही दिन है, रात हो ही नहीं रही है, ना सुबह हो रही है, ना शाम हो रही है, ना दोपहर हो रही है। तो 24 घंटे की डेलाइट होने के कारण यहां पर टाइम का जो सेंस है वो खत्म हो जाता है, पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस का सेंस भी, अर्थली सेंस में दो सेंस खत्म हो जाते हैं, पहला टाइम का और दूसरा डिस्टेंस का। डिस्टेंस का सेंस कैसे खत्म हो जाता है? जस्ट लाइक कि अभी मान लीजिए मैं यहां से चल करके जाता हूं और स्कूल चला जाता हूं, मुझे पता है कि जब मैं यहां से यानी मेरे घर से मैं जहां रह रहा हूं वहां से मेरे रेजिडेंस से स्कूल की दूरी है 5 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो जब मैं यहां से रवाना होकर के स्कूल पहुंच जाऊंगा तो मेरे को एक आइडिया रहेगा कि मैंने अभी कितनी दूरी तय कर ली, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, राइट। 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है मैंने। अब आप जो है वो पीछे वाली स्लाइड पे आइए, यहां देखिए, मुझे ये बताइए कि आप यहां से चलना शुरू होते हैं, यहां से चलना शुरू होते हैं, यहां से एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, ये देखिए ये आदमी खड़ा हुआ है यहाँ, ये बड़ा खुश है, अंटार्कटिका पे आया हुआ है, ठीक है। ये यहां से ये बंदा चल के और यहां चला गया, ये लो, ये यहां चला गया, ठीक है। आप बताइए कि इसने कितनी दूरी तय करी होगी? नहीं पता लगेगा, क्योंकि जब तक ये आगे जाएगा तब तक पीछे इसका पता ही नहीं होगा, ये यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मैं चला कहां से था, क्योंकि वहां पर कोई ह्यूमन मार्कर्स है ही नहीं, वहां कोई भी ह्यूमन मार्कर नहीं है, वहां पर कोई आइडिया ही नहीं लगता है कि हम चले कहां से थे। यहाँ तो मुझे पता है कि मेरा घर यहाँ है और मेरा घर से स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर है, इसलिए 5 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर ली। या आप जो है वो यहाँ से रोड तक जाओगे तो वहां की दूरी 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर मैंने पार कर लिया, मैं चल लिया। लेकिन उस सिचुएशन में आप कैसे बता पाओगे कि भाई मैं कितनी दूर चल लिया? इसलिए डिस्टेंस जो है वो उसका सेंस खत्म हो जाता है। सेम सराउंडिंग है, चारों तरफ सेम सराउंडिंग है, वहां पर कोई जो है वो ह्यूमन मार्कर है ही नहीं, और ह्यूमन मार्कर नहीं, ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, ये सारे नहीं होने की वजह से वहां पर कोई भी जो है वो डिस्टेंस का सेंस हमें पता नहीं रहता है। हम चलते जाते हैं, पीछे वाला जो है वो बराबर होता जाता है, कितना चल लिए कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और इस पे चलना ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी एक पिंग पोंग बॉल पे चल रहे हो। पिंग पोंग बॉल मतलब एक ऐसी बॉल पे चल रहे हैं जो घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, हमें आइडिया ही नहीं लग रहा कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए, घूम के वापिस ही वहीं आ गए या नहीं आ गए। ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल है, उस बॉल पे हम चल रहे हैं, कोई हमारा सेंस काम नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखिएगा किस प्रकार जो है ह्यूमन पर्सपेक्टिव खत्म हो जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस की जो सेंस है वो खत्म हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि समझ में आया है तो लाइक करने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, राइट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अब देखो ये हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या थी। आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हिस्ट्री रही होगी। इंडिया, अमेरिका, अंटार्कटिका वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। देखो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि एक टाइम ऐसा था, आज से मिलियंस ईयर पहले एक टाइम ऐसा था जब इंडिया, अमेरिका और ये सारे के सारे, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो सारे के सारे एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। यानी हमारी जो दुनिया है, आज का जो वर्ल्ड है, आज का जो ग्लोब देख रहे हैं, वो ग्लोब एक दिन उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि एक ही लैंडमास था, यानी एक ही जमीन थी, उसके चारों ओर पूरा का पूरा पानी था। पेंथालासा एंड पेंजिया के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि हाँ गोंडवाना। देखो 650 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम क्या था? गोंडवाना था। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा और बहुत बढ़िया से समझा दूंगा। गोंडवाना की क्लाइमेट कैसी थी? गर्म थी, डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना थे, यानी वहां पर फ्लोरा बोलते हैं पेड़ पौधों को और फोना बोलते हैं जीव जंतुओं को। डाइवर्स जीव जंतु और जो है अलग अलग प्रकार की स्पीसीज वहां पर विकसित हो चुकी थी, और फ्लोरा एंड फोना थे, और गर्म जलवायु जो है उसकी थी, किसकी? गोंडवाना की, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं अर्थ के हिस्ट्री के ऊपर। आप इन मैप्स को
आराम से देखिए, देखो 650 मिलियन साल से भी बहुत पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसमें ये हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक ही जगह था। आप ये देख सकते हैं, इसका नाम क्या था, पेंजिया था। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक ही कॉन्टिनेंट था, सब आपस में जुड़े हुए थे और इसके चारों ओर जो है वो समुद्र था जिसको बोलते थे पेंथालासा। ठीक है, अब यहां से कुछ सालों, बहुत लंबे टाइम, कुछ सालों नहीं बहुत लंबे टाइम के बाद में ये जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक और दो। अब देखो ये नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट और ये सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ये नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट और ये सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिएगा ये सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, इसका पार्ट था इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऊपर वाले का पार्ट था एशिया और आपका यूरोप। ठीक, अब देखना इसके बाद में ये और धीरे 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 जो टूटना शुरू होता है तो नॉर्थ अमेरिका बनता है और इधर ये यूरोप और एशिया बनते हैं। और ये देखो ये जो है इधर वाला ये टूट करके इसमें से आपको दिख रहा होगा कि ये तो है साउथ अमेरिका, ये इधर टूट के जाएगा। ठीक है, ये है आपका साउथ अफ्रीका, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये है इंडियन प्लेट, ये ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो मैं इसको रब कर देता हूं, चलिए ये देखो ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट यहां जाकर के टकराएगी, ये ऑस्ट्रेलिया यहां चला जाएगा और ये आपका अंटार्कटिका बचा हुआ रह जाएगा यहीं पर। ठीक, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, देखो ये हो गया, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वो इसके जाकर के टच हो जाएगा इधर, साउथ अफ्रीका सीधा होकर के यहाँ यूरोप के टच हो जाएगा। इंडियन प्लेट जो आपको यहाँ दिख रही है वो यहाँ जाएगी, यहाँ टकराएगी और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इधर चला जाएगा और अंटार्कटिका जो है वो अपनी की अपनी जगह रहेगा। ये है, ये बहुत लंबे टाइम में हुआ था, बहुत लंबा टाइम लगा है इनको, ये प्लेट्स है, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट है, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी हिंदी में बोलते हैं। ये सारा जो है वो हुआ और ऐसे करते करते ये इंडियन प्लेट देखिए यहां पर आकर के टकराई, साउथ अफ्रीका जो है वो यहां पर आकर के टकराया, साउथ अमेरिका जो है यहां पर आकर के टकराया, ऑस्ट्रेलिया यहां आ गया है और अंटार्कटिका जहां अपनी जगह था वहां का वहां रह गया है। ये बहुत लंबे समय में हुआ है, बहुत लंबे समय में हुआ है। और किस प्रकार गोंडवाना जो था, उस गोंडवाना की वार्म क्लाइमेट थी, है ना, और ये धीरे 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 टूट करके कैसे 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 जो है आज का हमारा जो मैप, वर्ल्ड मैप हमें दिखाई देता है, वैसा वर्ल्ड मैप बना है। ये आपको समझ में आया? अब एक चीज और समझा देता हूं मैं यहाँ पर। अब देखो कुछ चीजें हमारे लेसन में कुछ वर्ड्स आए हुए हैं तो वो आपको शायद वहां समझ में नहीं आएंगे, मैं यही बता देता हूं। देखो यहां हमने देखा था, ये देखिए यहां ये नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका, ये साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका, ये साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका। तो देखो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका ये दोनों अलग हुए तो यहां पर एक जगह खुल गई। आप देख सकते हैं, मैं रब करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर एक जगह खुल गई, है ना। अगर इधर की कोई आदमी या इधर का कोई वेव वगैरह या इधर का कुछ भी उधर जाना हो तो यहां कोई चांस नहीं है, कोई जगह नहीं बची, यहां एक ही जगह बच रही है ये, है ना। जैसे मान लीजिए यहां के किसी व्यक्ति को अफ्रीका जाना हो तो वो यहां से ही जा सकता है, यहां से ही जा सकता है ना, और तो जगह ही नहीं है। अगर वो शिप से जाना चाहो तो यहां से जा सकता है, ये जगह है। ठीक है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, देखो ये जगह है ना। अब ये एक ही जगह है, ये जो जगह खुली है ना, ये जो जगह खुली इसको बोलते हैं ड्रैक पासेज। ड्रैक पासेज क्या बोलते हैं? ड्रैक पासेज बोलते हैं इसको, आप लेशन में नाम पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं ड्रैक पासेज। ये देखो साउथ अमेरिका ऊपर की तरफ गया अंटार्कटिका से अलग होकर के, तो यहां पर एक ड्रैक पासेज खुल गया, इसको बोलते हैं ड्रैक पासेज। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये तो कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, ये कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। तो इधर की वेव्स, इधर की वेव्स, यहां पर ये वेव्स का बहुत बड़ा एक उथल पुथल मचा रहता है ना। यहां पर आपस में दोनों समुद्र भी टकराते हैं, दूसरा इसके सर्कमपोलर करंट भी चलता है, तो यहां पर ये बहुत एक उथल पुथल मची हुई रहती है, जिसकी वजह से यहां से शिप को गुजारना बहुत मुश्किल होता है।
यहाँ से ड्रैक पैसेज से शिप नहीं जा सकती, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल पुथल रहने की वजह से ड्रैक पैसेज से शिप नहीं जा सकती। हालांकि उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पर पनामा नहर का निर्माण कर लिया है और यहाँ से जो है वो सीधा ट्रेवल हो जाता है, बट यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से शिप वगैरह जो है वो नहीं गुजर सकती है। ठीक, अब अपन चलते हैं आगे, चलिए। सेपरेशन ऑफ गोंडवाना हमने देख लिया है, इंडिया कोलाइड कर जाता है एशिया से और बकल इट्स सरफेस, इसकी सरफेस जो है वो बकल हो जाती है और बकल होने की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन होता है। हमने अभी देखा था, ये देखो यहाँ पर इंडिया जो है वो इंडिया यहाँ जाएगा और यहाँ टकराएगा और ये यहाँ पर इसके टकराने की वजह से इस जगह पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ क्या एक्चुअल में, ये जैसे इंडियन प्लेट है और ये मान लीजिए यूरोपियन प्लेट है, तो ये इसके साथ जाकर के जब टकराएगी तो ये कई जगहों से ऊपर उठ जाएगी, है ना, ऊपर उठ जाएगी तो इसमें क्या है, ये पहाड़ का निर्माण हो जाएगा, वहां पर लावा मैग्मा वगैरह निकलेगा और वहां पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। उस पहाड़ का निर्माण हुआ जिसको आज अपन हिमालय बोलते हैं। और अगर अपन देखें तो इंडियन प्लेट जो है वो एशियाई प्लेट के ऊपर टक्कर डे बाय डे आज भी मार रही है और हिमालय पर्वत जो है उसका फॉर्मेशन आज भी हो रहा है। इसलिए हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत है, यानी कि नवीनतम सबसे नया पहाड़ यदि अपन देखें तो वो हिमालय है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट दिखा रही है और इंडियन प्लेट के धक्के की वजह से हिमालय आज भी बन रहा है। अरावली पर्वत बिल्कुल बंद हो चुका है बनना, वो एक्सटेंशन की तरफ है, तो अरावली जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय की हमने बात कर ली। अब देखो दो एक चीज में और आपके वर्ड आएगा, कोर्डिलियन फोल्ड एंड ग्रेनाइट शील्ड्स। देखो जैसे एक ये प्लेट है, इंडियन प्लेट है, और एक ये एशियन प्लेट है, ठीक है, ये जाकर के इससे जब टकराएगी तो सबसे पहले जहां टक्कर होगी वहां सबसे बड़ा पहाड़ बनेगा, फिर उसके नीचे हल्का, जैसे अपन एक कागज का उदाहरण ले सकते हैं, यदि दो कागज को इधर टकराएंगे तो ऊपर ही ऊपर ऐसे उठेगा दूसरा कागज, तो यहां सबसे बड़ा पहाड़ बनेगा, फिर जो सलवट पड़ेगी वो छोटी, उसके नीचे फिर छोटी, उसके नीचे फिर छोटी, फिर उसके नीचे छोटी, और जाकर के प्लेन हो जाएगा वापस। तो ये जो सलवटें पड़ी वैसे हम हिमालय पर्वत को मान सकते हैं। तो यहाँ जो सलवटें पड़ी वो ऐसी पड़ी कि सबसे पहले जो पहाड़ पर्वत श्रृंखला है ऊपर ही ऊपर है ना, जिसको हम ग्रेटर हिमालय शायद बोलते हैं, वो सबसे ऊंची है, उसके बाद में नीची है, उसके बाद में नीची है, उसके बाद में नीची है, और साउथ इंडिया की तरफ आते आते पहाड़ बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं, है ना। तो नॉर्थ इंडिया में जहां हिमालय है वहां नॉर्थ में जो भी पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो ऊंची है, और जैसे जैसे अपन साउथ की तरफ चलते हैं वो नीची है। इसको बोलते हैं कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। कॉर्डिलेरन फोल्ड की वजह से ये बने हुए हैं। और यहां से जो मैग्मा लावा निकल करके यहाँ जो चट्टानें बनी है वो है प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स। आ गया समझ में? चलिए आगे देखिए, फॉर्म हिमालय ये हो गया। साउथ अमेरिका मूव टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका। हमने अभी देखा कि साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया है और ड्रैक पैसेज का निर्माण हुआ है, क्रिएटिंग ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट अराउंड अंटार्कटिका, कीपिंग इट कोल्ड फ्रीज्ड एट द बॉटम ऑफ द अर्थ साउथ पोल। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ड्रैक पैसेज खुला, ड्रैक पैसेज खुलने से हुआ क्या, ये हमारा जो अंटार्कटिका है वो सेपरेट हो गया, है ना। इसको मैं आपको अर्थ ऐसा करते हैं, देखो अर्थ पे लेके चलता हूं मैं आपको, और बेटर वे में समझा पाऊंगा वहां पर। अर्थ, गूगल अर्थ पे लेके चलता हूं। ये देखिए यहां आपके सामने अर्थ दिख रही है ना। चलिए अर्थ दिख रही है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया आपको दिख रहा है, ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया आया कहां से? यहां से आया है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल से आगे खिसकता यहां आया इंडिया, और यहां पर जो है वो क्या बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। ये देखिए आप हिमालय पर्वत, ये है ना, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये ऊपर से नीचे से साउथ की तरफ से ये टक्कर मारी और ये सारा का सारा ये जो है वो हिमालय पर्वत बना, ठीक है, ये हिमालय पर्वत बन गया। डन। उसके बाद में देखो ये इंडियन प्लेट है और ये हिमालय पर्वत है, जितना जितना आकर के ये प्लेट उससे टकराई इतनी दूर में कॉर्डिलेरन फोल्ड्स बने और हिमालय जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हो गया। आप यहां देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ड्रैक पैसेज का क्या सीन है। ये इंडिया है,
आप इसे देखिए, ये इंडिया है, अगर मैं इधर इसको थोड़ा सा लूं, वेस्ट में लूं, तो ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है। और अगर और अपन वेस्ट में थोड़ा सा चलें तो हम देखेंगे कि ये आ गया अटलांटिक ओशन, है ना, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो अटलांटिक ओशन है वो अटलांटिक ओशन आ गया, और ये आपका आ गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के यदि अपन नीचे चलें तो हम देखेंगे कि देखो साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है ना, ऊपर साउथ अमेरिका, और ये आपका है अंटार्कटिका। मैं थोड़ा ढंग से दिखा देता हूं, देखो अंटार्कटिका दिखता कैसा है। अगर हम अर्थ के नीचे जाके देखेंगे, नीचे वाले पोल पे जाके देखेंगे तो अंटार्कटिका ऐसा दिखता है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। तो अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पैसेज क्रिएट होता है, ये देखो, ये देखो, ये है ना, ये आपका है साउथ अमेरिका और ये रह गया अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पैसेज क्रिएट हो गया, जिसको क्या बोला है, ड्रैक पैसेज बोला है ना। अब देखो यहां पहले यदि मान लो इधर कोई धाराएं चल रही है, धारा चल रही है, ये धारा चल रही है, आपको दिख रहा है धारा, तो ये जो धाराएं चल रही है तो पहले तो क्या ये जुड़ा हुआ था, तो पूरा घुमाव नहीं होता था, एक साइड में चलना पड़ता था। अब यहां पर क्या हुआ, अंटार्कटिका जो है वो साउथ अमेरिका के इधर खुलते ही, ये ड्रैक पैसेज खुलते ही अंटार्कटिका एक आइलैंड की तरह हो गया, आइलैंड की तरह हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके तरफ चारों तरफ जो धाराएं चलती है वो निर्बाध रूप से चल सकती है ना, इनके बीच में कोई भी बाधा नहीं है। अब ये जो है वो चारों ओर इसके चक्कर लगाती है। चक्कर क्यों लगाती है, पहला कारण वेस्टर्ली विंड्स चलती है, वेस्टर्ली विंड व्यापारिक पवनें जो चलती है पोल्स पे, उनकी वजह से ये पानी धक्का मारता है और वेस्टर्ली विंड्स की वजह से चक्कर मारता रहता है। और दूसरा कारण क्या है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है, उसकी वजह से ये लहर, ये सरकमपोलर करंट बन जाता है। सरकमपोलर करंट का मतलब क्या, इस पोल के चारों ओर चक्कर लगाने वाला करंट, सरकमपोलर करंट क्रिएट हो गया है। ड्रैक पैसेज खुलने की वजह से सरकमपोलर करंट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब देखना सरकमपोलर करंट का महत्व क्या है। यहां पर एक बहुत बड़ी करंट चल रही है, बहुत बड़ी एक धारा चल रही है, बहुत मतलब 200 250 500 किलोमीटर चौड़ी एक धारा चल रही है यहाँ इसके चारों ओर, और वो निर्बाध रूप से चल रही है, रुकावट नहीं है उसके कोई भी रास्ते में, इसलिए वो चलती रहती है। यहां पर हम ये देखेंगे, मान लीजिए यहां पर सन है ना, तो इसकी सीधी रेज कहां पड़ेगी, इक्वेटर पे पड़ेगी। इक्वेटर का जो एरिया है, इक्वेटर वाला यानी नॉर्थ में जब अपन जाएंगे, साउथ पोल से नॉर्थ में जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो वहां जो पानी है वो भी गर्म होगा, गर्म होगा तो वो गर्म धाराएं इधर की तरफ दौड़ेगी, इधर की तरफ आएगी, है ना, वो चारों तरफ दौड़ती है तो इधर की तरफ भी आएगी। ये है अटलांटिक ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से जो गर्म पानी की धाराएं इस अंटार्कटिका की तरफ आती है, तो ये सरकमपोलर करंट उनको अंटार्कटिका तक पहुंचने ही नहीं देता है, ये पहले ही उनको जो है वो तितर बितर कर देता है, क्योंकि ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और ये सरकमपोलर करंट जो है वो इन धाराओं को अंटार्कटिका तक पहुंचने ही नहीं देता है, नहीं पहुंचने देता तो यहाँ पर वैसे ही सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है, और ये गर्म पानी की धारा यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये सरकमपोलर करंट इसको ठंडा रखने में बहुत हेल्प करता है। सरकमपोलर करंट की वजह से अंटार्कटिका जो है वो ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, जमा हुआ रहता है, इसकी वजह से, सरकमपोलर करंट की वजह से। सरकमपोलर करंट किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ड्रेक पैसेज की वजह से क्रिएट हुआ, और यहाँ वाली जो धाराएं आती है वो इस तक पहुंच नहीं पाती है, इसकी वजह से ये जमा हुआ रहता है, फ्रीज्ड रहता है। अब अपन चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, साउथ अमेरिका मूव टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ड्रैक पैसेज क्रिएट हुआ, क्रिएटिंग ए कोल्ड सरकमपोलर करंट, और एक सरकमपोलर करंट जो है वो क्रिएट हुई और अराउंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अराउंड जो है वो घूमती रहती है, और इसकी वजह से ये कोल्ड रहता है, फ्रीज्ड रहता है, एंड एट द बॉटम ऑफ द अर्थ ये बना हुआ है, साउथ पोल पे ये बना हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इनकी क्या मतलब है और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स कैसे यहाँ पर हमें मेंशन किए गए हैं। चलिए, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ। अब अपन देखते हैं कि ह्यूमन इंपैक्ट क्या है। देखो, अभी हमने देखा कि 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना था, उससे भी बहुत पहले जो है वो पेंजिया था, है ना, और इतना टाइम लगा इस अर्थ को यहां तक पहुंचने के लिए, और आज से 12,000 साल पहले हमारी उत्पत्ति हुई।
काले सिर वाले की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। 12,000 ओनली 12,000 साल पहले जो है वो हमने इस पे अवतार लिया और हमने किया क्या, ह्यूमन ग्रोथ हुई, डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमने क्या किया। 12,000 650 मिलियन साल पहले और उससे भी बहुत पहले की बनी हुई इस अर्थ को 12,000 साल, और 12,000 भी साल भी नहीं है, 12,000 साल पहले तो मानव की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में उसने विकास करना शुरू किया है। पहले तो उसको ये नहीं पता था खाना क्या सोना कहाँ है ना, ये नहीं पता था। आज के अगर अपन देख के चले तो मेरे हिसाब से 100, 150, 500, 700 या 1000 साल, ठीक है, 1000 साल अपन मान के चल सकते हैं कि 1000 साल में ही ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ है। और ये जब से शुरू हुआ है ना, तो इस 650, 800, 900, 1000 मिलियन साल पहले बनी हुई धरती का इस 1000, 1500, 1500 साल में सत्यानाश करके रख दिया हम लोगों। कैसे? डोमिनेंस, इस पूरी अर्थ को अपना ही अधिकार मान लिया कि ये धरती मेरी है ना। ये मानव आया और इसका पूरा सत्यानाश कर दिया, नेचर के ऊपर डोमिनेंस कर दिया, गांव बना दिए, टाउन्स बना दिए, मेगा सिटीज बना दी, सिटीज बना दी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये वो ढिमका पुंचा पता नहीं क्या क्या। मानव के बारे में तो अब जितना आपसे क्या छुपा हुआ है। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज थे सब खत्म होने की कगार पे है, सबका यूज कर लिया, सबका ओवर यूज हो रहा है ना। इस मानव ने तबाही मचा रखी इस धरती के ऊपर, और आया कब? मात्र 12,000 साल पहले। और ये तबाही कब शुरू हुई? मेरे हिसाब से लास्ट है कि 1000-1500 साल पहले ये तबाही शुरू हुई। तो 1000-1500 सालों में इस इतनी लंबी यात्रा का सत्यानाश कर दिया। और आप सोचो कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है यदि ये विकास के नाम पे पॉल्यूशन, यदि ये क्लाइमेट चेंज, यदि ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला टाइम सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। एनवायरमेंटल इशू क्या है? ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स। देखो, इस धरती को ठंडा होने में कितने साल लगे? अरबों खरबों साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस धरती को ठंडा होने में। ए लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट ए डिफरेंस ए डे मैक्स, लेकिन आज का एक दिन भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आज का एक दिन भी बहुत बड़ा डिफरेंस कर रहा है। कैसे? मिलियंस साल लगे इस धरती को ठंडा होने में, लेकिन जिस हिसाब से हम आज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम आज पोल्यूशन कर रहे हैं, हम आज ओजोन डिप्लीशन कर रहे हैं, उसकी वजह से जितनी तेजी से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, वो हर एक दिन जो है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यानी अगर ऐसे ही धरती पे सब कुछ क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर इंक्रीजिंग होती रही तो बहुत कम समय में ये धरती वापस उतनी गर्म हो जाएगी, उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। ये सेंटेंस का मतलब है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको ठंडा होने में, लेकिन आज के मानव का, आज के युग का एक दिन भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है टेम्परेचर में। और हम देख ही रहे हैं, न्यूज आती है 21 सालों का रिकॉर्ड टूटा, 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा, 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा, इतना टेम्परेचर 50 डिग्री 60 डिग्री। अरे कंट्रोल कर लीजिए इसको, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। चलिए, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हमने किया क्या है? हमने फॉसिल फ्यूल बर्न किया है, हमने जो ईंधन है, जैविक ईंधन है, उनको बर्न किया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है? एक कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट क्रिएट हो गई है हमारे एनवायरनमेंट में। हम जितना ये ईंधन जलाते हैं, हम जितनी चीजों का दोहन करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उससे एक पूरी एक ब्लैंकेट क्रिएट हो गई है हमारे अर्थ के चारों ओर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यू आ रहे हैं, और ये अर्थ जो है वो दोबारा गर्म होती जा रही है। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे ये अर्थ दोबारा गर्म हो रही है। दोस्तों, बहुत खतरनाक विषय है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है इस पे। नेचर्स मिलियन ईयर्स टू मेक द अर्थ कोल्ड आर इक्वल टू ह्यूमंस वन डे टू मेक इट वार्मर अगेन। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं जिस अर्थ को ठंडा होने में और यहां तक पहुंचने में। आज का मानव उसे एक दिन में इतना टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, इतना नुकसान करते जा रहा है, इतना कार्बन एमिशन करते जा रहा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन डिप्लीशन, ये सारे के सारे इश्यूज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ दिन प्रतिदिन वापस गर्म होती जा रही है।
क्लाइमेट चेंज एंड अंटार्कटिकाज इंपॉर्टेंस। अब ये तो हमने देख लिया कि ह्यूमन ने किया क्या है, लेकिन ह्यूमन को पता कहाँ लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा। वो तो आराम से एसी में बैठ करके क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, है ना। एक होल है बहुत बड़ा और उसमें एसी लगी हुई है, इस कोने में 8 एसी लगा करके 24 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके, और उसमें बैठ करके आराम से एक इशू पर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज की बहुत ज्यादा तापमान इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोचो, क्या वो उस एसी में बैठा हुआ आदमी, वो तो खुद टेम्परेचर इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, है ना। तो क्या वो व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा कि वास्तव में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या इसके बैड इंपैक्ट्स आ रहे हैं, वो समझ पाएगा? नॉट एट ऑल, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए अंटार्कटिका का क्या रोल है? देखो अंटार्कटिका का क्या रोल है, ये एक क्रूशियल एलिमेंट है इन द क्लाइमेट चेंज डिबेट्स बिकॉज नो ह्यूमन पॉपुलेशन, प्रिस्टीन इकोसिस्टम एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थ्स कार्बन हिस्ट्री सेफ इन द आइस। एक तो मैं आपको बताऊं ये क्या कारण है, वहां जब लोग जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज से होने वाले दुष्प्रभावों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो भी अपन देखेंगे कैसे। दूसरा ये कि वहां जब अपन जाते हैं तो अंटार्कटिका में ये सारी चीजें क्या क्या है, वहां पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, सॉरी, वहां पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होने की वजह से यहाँ का इकोसिस्टम एकदम प्रिस्टीन है, किसी ने यहाँ गंदा नहीं किया यहाँ के इकोसिस्टम को। और यहाँ पर जो डे बाय डे बर्फ जमती गई, परतें जो बनती गई, सीड्स जो बनती गई, उन सीड्स में बहुत पुराने टाइम तक के कार्बन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, कार्बन हिस्ट्री पड़ी हुई है। इस आइस की सीड्स में शेप पड़ा हुआ है, वहां के उस टाइम का क्या था क्या नहीं था, ये सारे कार्बन रिकॉर्ड उस टाइम के इस बर्फ में दबे हुए पड़े हैं, है ना। तो यहां से हम उन कार्बन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करके और उनके ऊपर जांच वगैरह करके जो है वो हम इनको अच्छे से एनालाइज करके और हमारी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। कार्बन 14 का आपने नाम सुना होगा। कार्बन 14 जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यहां से मुझे जो है वो 1000 साल पहले का पता लगाना हो तो भले ही चाहे मेरे पास में कार्बन 14 विधि है, लेकिन यहाँ मुझे कार्बन रिकॉर्ड ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ मकान बना दिए, यहाँ हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, रास्ते बना दिए, बिलबोर्ड्स लगा दिए, हमने ह्यूमन मार्कर्स बना दिए, तो वो कार्बन रिकॉर्ड तहस नहस हो गए, मिलेंगे ही नहीं हमें यहाँ पर, है ना। लेकिन अंटार्कटिका पे क्योंकि वहां कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें उन आइस की सीड्स में दबे हुए शेप मिल जाएंगे, तो वहां हमें सारा कार्बन रिकॉर्ड मिल जाएगा, और उस रिकॉर्ड के माध्यम से हम हमारी अर्थ के पास्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए ये एक क्रूशियल एलिमेंट है एक क्लाइमेट चेंज की डिबेट में, क्योंकि वहां से बहुत अच्छे अच्छे शोध किए जा सकते हैं। अंटार्कटिका आइस कोर्स, अंटार्कटिका की आइस कोर्स में रिकॉर्ड्स है ईयर्स ऑफ कार्बन डेटा ऑफ द टाइम बिफोर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले का भी कार्बन डेटा जो है उसकी आइस शीट्स के नीचे दबा हुआ मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट्स, मेल्टिंग आइस शीट्स। और ग्लोबल वार्मिंग का कैसे हमें पता लगता है? ग्लोबल वार्मिंग का पता ऐसे लगता है कि जब हम वहां पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि आइस शीट्स, जो बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, उनको मेल्ट होता हुआ हम अपनी आंखों से देखेंगे। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है तो वो मेल्ट होंगे, और वो मेल्ट होंगे, और इतनी बड़ी बर्फ की मात्रा यदि मेल्ट होगी तो वो कहाँ आएगी? समुद्र में आएगी। समुद्रों में जब आएगी तो उसका वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो तबाही आना निश्चित है ना। तो मेल्टिंग आइस शीट्स को जब अपन देखते हैं, डिस्टरबेंस ऑफ कार्बन साइकिल को जब अपन देखते हैं, डाइंग ऑफ फाइटोप्लैंक्टन को जब अपन देखते हैं, तब हमें पता लगता है, वहां जाके हमें पता लगता है कि वास्तव में यार ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो दुनिया को देखना पड़ेगा, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो होता जा रहा है। अब ये एक एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बन साइकिल कैसे। पहले आप ये देखो फाइटोप्लैंक्टन, ये देखो यहाँ पर ये जितना भी ये आपको काई टाइप में मॉस वगैरह दिख रहा है, ये एक सिंगल सेल्ड प्लांट है। क्या है? सिंगल सेल्ड प्लांट है, जिसका नाम क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। इसका काम क्या है? देखो ये इतनी बहुत बड़ी दूर में फैला हुआ है, महासागरों में देखो आप, है ना, महासागरों में इतनी बहुत बड़ी दूर में, लाखों किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है, और ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखो यदि सनलाइट इन पे पड़ेगी और सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उतनी दूर में जो टेम्परेचर इंक्रीज होना था, पहला फायदा तो ये कि ये टेम्परेचर को वैसे रोक देंगे,
क्योंकि उतनी सनलाइट तो ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, उसका फोटोसिंथेसिस कर देंगे, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करके ये सिंगल सेल प्लांट अपना खाना वगैरह बना करके नीचे कुछ जो है वो इनके प्रोडक्ट, मतलब इनको सिंथेसाइजेशन, सिंथेसाइजेशन बोलते हैं। किसका है ये? एक मिनट देखो, नहीं यहाँ तो पता नहीं क्या लिखा लिखा, मैं अभी देखूंगा। ये मैं बताता हूँ आपको, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके अपने नीचे की तरफ, वाटर के अंदर की तरफ कुछ कंपाउंड्स बना देते हैं, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स बना देते हैं। दूसरा ये देखो, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया, पहला इन्होंने क्या है, टेम्परेचर को मैनेज करने में अपना योगदान दिया। दूसरा ये उसको फोटोसिंथेसाइज करके नीचे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसाइज करके नीचे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनको छोटी मछलियां खाती है ना। छोटी मछलियां खाती है और वो उस पर जिंदा रहती है। तो ये छोटी मछलियों का एक तरीके से अपन देखें तो खाना भी है ना। तो ये छोटी मछलियां उनको खाती है, फिर उन मछलियों को खा करके बड़ी मछलियां जिंदा रह रही है। तो ये वहां के एक फूड चेन को मेंटेन कर रही है, ठीक है, और कार्बन साइकिल को भी मेंटेन कर रही है, ठीक। कार्बनिक कंपाउंड्स जो है उनका ये सिंथेसाइजेशन कर देती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा ये सिंगल सेल प्लांट फाइटोप्लैंक्टन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो डे बाय डे खत्म होता जा रहा है, ये मरता जा रहा है। यदि ये खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, एक तो टेम्परेचर वैसे ही इंक्रीज ज्यादा होगा क्योंकि फोटोसिंथेसाइजेशन नहीं होगा, अब्सॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो नीचे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे छोटी मछलियां जो है वो मर जाएगी, और छोटी मछलियां जब खत्म हो जाएगी तो बड़ी मछलियां खत्म हो जाएगी। इस तरीके से एक पूरा का पूरा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन की वजह से। सिंगल सेल्ड प्लांट है, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड सन्स एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सन की एनर्जी को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। वाइटल रोल इन द सदर्न ओशियन फूड चेन, सदर्न ओशियन की फूड चेन में बहुत तगड़ा रोल है इनका, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे है, ठीक है। बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ओजोन लेयर्स डिप्लेशन, और ओजोन लेयर में डिप्लेशन होने की वजह से यूवी रेज जो है वो इस पे पड़ती है, और यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर पड़ने से ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। यदि ये सिंगल सेल प्लांट फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, कार्बनिक साइकिल जो है, कार्बन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहां इसके लिए एक लाइन हमारे लेसन में दी हुई है जो बड़ी प्यारी लाइन है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। आप क्या करो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे लो, बड़ी चीजें अपने आप सेटल हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में आप हैं, एक मक्खी है, एक मच्छर है, एक कबूतर है और एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको समझिएगा आप, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है उस रूम का तो सबसे पहले क्या क्या होगा, क्या मच्छर मरेगा, कबूतर मरेगा, आप मरोगे? नहीं, सबसे पहले बर्फ पिघलना शुरू होगी, है ना। यदि आपने देखा कि बर्फ पिघल रही है और आपने उसको इग्नोर कर दिया, यार कोई बात नहीं, पिघलने दे, बर्फ ही है, मेरे को क्या है, मेरे को थोड़ी चाहिए, फिर वो इंपैक्ट आएगा मच्छर पे, मच्छर मरा, मच्छर मरा, आपने इग्नोर कर दिया, फिर वो इंपैक्ट आएगा मक्खी पे, मक्खी मरी, आपने इग्नोर कर दिया। फिर यदि टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हो सकता है आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन कबूतर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कबूतर मरा, फिर भी आपने यदि उसको इग्नोर कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको भी मरना पड़ेगा। हो तो यदि आपने बर्फ पिघलने के टाइम ही इस बात को नोटिस कर लिया होता कि यार ये बर्फ पिघल रही है, दैट मींस कि इस रूम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यदि वो मच्छर मरा तभी आपने नोटिस कर लिया होता, मक्खी मरी तभी आपने नोटिस कर लिया होता, तो आज ये डिजास्टर का टाइम नहीं आता, ठीक। ये कहा गया है इसके लिए कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे लो आप, मेल्टिंग ऑफ द आइसबर्ग का ध्यान दे लो, इस मरते हुए फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान दे लो। यदि इसको आपने बचा लिया तो फिर सारी बड़ी बड़ी चीजें अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी, है ना। यदि ये मर गया तो कार्बन साइकिल डिस्टर्ब होगा, इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर डे बाय डे, और ये डे बाय डे टेम्परेचर जो है वो बर्फ को पिघालेगा, बर्फ पिघलने से समुद्र में जो है वो वाटर लेवल बढ़ेगा और मानव सभ्यता, अल्टीमेटली मानव सभ्यता जो है वो खतरे में आ जाएगी। यानी आप छोटी छोटी चीजों को बचा लो, बड़ी चीजें, मानव सभ्यता जैसी चीजें हैं वो अपने आप बच जाएगी। इस लाइन का मतलब होता है ये,
ठीक है। स्मॉल चेंजेस लीड्स टू बिग इंपैक्ट्स, दिस प्लांट डाइज, कार्बन साइकिल एंड मेरीन लाइफ डिस्टर्ब। यदि ये प्लांट मरा तो कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और मेरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रिजल्टिंग द डिजास्टर फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। और इससे क्या होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन पे डिजास्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है, सिंपल इकोसिस्टम है, लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ज्यादा जीव जंतु वहां रहते नहीं है, परफेक्ट प्लेस टू स्टडी अबाउट द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये परफेक्ट प्लेस है अर्थ के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को स्टडी करने के लिए। अब ये एक बहुत तगड़ा फैक्ट है इसका, कैसे देखो, कार्बन रिकॉर्ड से मैंने आपको बताया है, मिलियंस ऑफ इयर्स, हाफ ए मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड वहां पर है। कोई भी ह्यूमन जो है उसको पोल्यूट नहीं किया है, ह्यूमन ने उसको कोई पोल्यूट नहीं किया है। और पास्ट का, अर्थ का जो पास्ट है, अर्थ का जो पास्ट है वहां से स्टडी किया जा सकता है। उस कार्बन रिकॉर्ड के माध्यम से हम अर्थ के पास्ट को स्टडी कर सकते हैं। ये आगे देखिए, मेल्टिंग ग्लेशियर एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर, ये तो हो गया पास्ट, यानी हम अर्थ के पास्ट को कैसे, वहां के जो कार्बन रिकॉर्ड है उस कार्बन रिकॉर्ड के माध्यम से हम अर्थ के पास्ट को जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वहां जब अपन जाएंगे तो हम देखेंगे कि आइस सीट मेल्ट कर रही है, आइसबर्ग जो है वो डे बाय डे पिघल रहे हैं और ये रिट्रीट कर रहे हैं, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, मेल्टिंग आइसबर्ग्स, आइस सीट्स, इनसे हमें पता लग रहा है कि वर्तमान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और वर्तमान का हमें पता लग जाएगा वहां पर कि वर्तमान में क्या सिचुएशन है, यहां हमें पता नहीं लगेगा। अंटार्कटिका पे जब वो देखेंगे अपनी आंखों से तो हमें उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे कि यार वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट तो बहुत खतरनाक है, वास्तव में ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका इंपैक्ट बहुत खतरनाक है, वहां जाकर के हमें ये पता लगेगा। ठीक है, और जब ये हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में खतरनाक है तो फ्यूचर तो अपने आप ही दिख जाएगा। ये है ही, है ना। यदि आज का हमने आइडिया लगा लिया कि आज हमारा वास्तव में बहुत खतरनाक चल रहा है, ये इतना ज्यादा एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन वगैरह या एनवायरमेंटल जो चेंजेज हो रहे हैं, उन चेंजेस की वजह से हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये तो हम खुद ही वहां जाकर के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, एनीवन देयर कैन सेंस द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशंस, करंट सिचुएशंस को देख करके फ्यूचर का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंटार्कटिका जो है वो किस प्रकार परफेक्ट प्लेस है हमारा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को स्टडी करने के लिए। ये आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, वहां जाने के बाद में हमें कोर्डिलियन पोल्स के बारे में पता लगता है, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स के बारे में पता लगता है, ओजोन के बारे में और इसके डेप्लेशन के बारे में पता लगता है, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता लगता है, हमारे इवोल्यूशन के बारे में हमें पता लगता है कि हम कहां से आए हुए हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारा ये जो वर्ल्ड है वो कैसे यहां तक पहुंचा, और एक्सटिंक्शन का भी पता लग जाता है कि इस प्रकार यदि ये सारी सब कुछ चीजें वर्तमान जैसी चलती रही तो एक्सटिंक्शन भी बहुत जल्दी ही होने वाला है, यानी उत्पत्ति से लेके अंत तक। ठीक है, आदि से लेके अंत तक सारी स्टडी वहां जाकर के हम कर सकते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या होता है, अब जब ये इनकी शिप जा रही होती है तो एक जगह ऐसा आता है जहां पर ये जो एकेडमिक सोकेल्स की है, इनकी शिप जो है वो वेज कर जाती है, फंस जाती है बीच में और आगे जाने से रुक जाता है इनका रास्ता, तो इनको एक जगह उतरना पड़ता है। कहां जाकर के रुकती है ये, दो पेनिनसुला के बीच में, बिटवीन सॉरी दो, एक तो पेनिनसुला और एक है टेडपोल आइलैंड। ये नाम याद रखिएगा, आपको ऑनलाइन में पूछा जा सकता है। पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में इनकी जो शिप है वो जाकर के वेज कर जाती है, फंस जाती है, और ये जो जगह है वो है 65.55 डिग्री साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल। साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल का मतलब है, अंटार्कटिक सर्किल होती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, राइट। 66.5 डिग्री से भी नीचे ये चले जाते हैं, कितने, 65.5 डिग्री साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल, 65.5 डिग्री, 65.5 डिग्री। ये देखो अब मेरे भी ये कंफ्यूजन हो गया है कि 65.5 डिग्री वैसे तो मेरे हिसाब से नॉर्थ में होना चाहिए, बट यहाँ साउथ लिखा हुआ है, उन्होंने साउथ लिखा है, तो किस हिसाब से आप ये याद रखिएगा कि 65.55 डिग्री, 65.55 डिग्री एक ऐसी जगह थी जहां पर पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में इनका शिप जो है वो रुक जाता है, और यहां ये सारे 52 के 52 लोग जो है वो उतरते हैं।
ये सारे के सारे 52 लोग जो है वो उतरते हैं और वहां पर चलना शुरू करते हैं, उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर के ऊपर, 1 मीटर की आइस पैक के ऊपर ये चलते हैं। यानी ये जो जगह आपको दिख रही है वो 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर मोटी आइस पैक है और उस आइस पैक के नीचे 180 मीटर तक का समुद्र है जिसमें जीव जंतु है, वहां की मछलियां वगैरह है और वो सारी की सारी लिविंग है। इसके यहां पर ये चलते हैं, ये चलते हैं, वहां उतरते हैं और देखते हैं कि कुछ कैरेबिटर सील्स जो है वो इस बर्फ पे पड़े हैं और धूप सेक रहे हैं। कुछ कैरेबिटर सील्स है वो यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी बनाती है तीसनी दोषी कि कैरेबिटर सील्स जो है वो सनिंग कर रहे हैं, अपने आप को सनलाइट में धूप सेक रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, सनिंग कर रहे हैं ऑन आइस लाइक स्ट्रे डॉग्स। और ये सेम वैसा ही है जैसे कि गर्मी के टाइम में ठंडे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक कुछ ठंडी जगह देख करके हमारे जो कुत्ते होते हैं वो पड़े रहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि हमारे जो कुत्ते हैं वो गर्मी में कुछ ठंड के लिए वैसे लौटे रहते हैं और ये सर्दी में कुछ गर्मी के लिए वैसे लौटे रहते हैं। मतलब ये कनेक्टिविटी डेवलप करती है कि यार पूरे अर्थ पे जीवों में कनेक्टिविटी तो है। और ये आप देख सकते हैं जहां पर ये रुके थे और उतरे थे। ठीक है, आगे चलिए। अंटार्कटिका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट प्रैक्टिकली शोज इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट देख रहे हैं, मेल्टिंग आइसबर्ग्स एंड कोलैप्सिंग आइस शीट्स, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। ये सारी चीज को देख करके हम जो है वो प्रेजेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। पास्ट स्टडी ऑफ कार्बन रिकॉर्ड से हम इसका पास्ट जो है, हमारी अर्थ का जो पास्ट है वो देख सकते हैं। और फ्यूचर जो है वो इमेजिन किया जा सकता है कि वाटर लेवल इंक्रीज होने का इफेक्ट क्या होगा, कार्बन साइकिल डिस्टर्बेंस यदि होगा, फाइटोप्लैंक्टन यदि मर जाएंगे तो इनका क्या इंपैक्ट होगा, ये सारा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। द बिग क्वेश्चन, वार्निंग, इफ इट वार्म्स अगेन, यदि ऐसे ही ये टेम्परेचर बढ़ता गया और ये दोबारा वार्म हो गया तो क्या ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी या फिर खत्म हो जाएगी जैसे कि डायनासोर खत्म हो गए। डायनासोर की तरह क्या हम सारे भी खत्म हो जाएंगे। होप एंड आइडियलिज्म, लेकिन फिर भी यहाँ जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ वापस आते हैं कि नहीं, हम जाएंगे और हम जो है वो पढ़ लेते हैं कि इस टेम्परेचर इंक्रीजिंग को कंट्रोल करेंगे और इस प्लेनेट को बचाएंगे। और मैं भी दी अचीवर्स चॉइस चैनल के माध्यम से, इस पूरे प्लेटफॉर्म, पूरी टीम के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स से अपील करता हूं कि आप इस इश्यू को समझिए। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये इसीलिए भी लेशन दिया हुआ है कि आप एज ए फ्यूचर पॉलिसी मेकर, आप एज ए स्टूडेंट, आप एज द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, आप एज द फ्यूचर ऑफ द नेशन इस चीज को बहुत गहराई से समझें और समझें कि किस प्रकार हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे जो काम है उनकी वजह से ये टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भी इस मुद्दे को जो है वो अपने माइंड में रखिए और कुछ ऐसा करते रहिए जिससे कि हमारी जो अर्थ है उसको नुकसान नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इतना सब कुछ करना चाहिए जिससे पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल न के बराबर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लेशन कंप्लीट हो चुका है। रूट चार्ट के माध्यम से हम टिप्स पे इस लेशन को वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपने जो इतनी देर पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाए और लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम हो तो 2 मिनट इसको देख करके आप जो है वो इस लेशन को दोबारा रिवाइज कर सकें। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था कि तीसानी दोषी का लिखा हुआ है, अंटार्कटिका की इन्होंने यात्रा करी थी, एकेडमिक सोकेल्स की शिप में गए थे, 52 पीपल यहाँ से गए थे और 30.09 डिग्री मद्रास से इनकी यात्रा शुरू होती है। 100 घंटे की इनकी यात्रा होती है। 100 घंटे की यात्रा में कार, बस, जीप ये और एरोप्लेन या शिप, एरोप्लेन, इनसे इनकी यात्रा होती है और 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 इकोस्फीयर्स, ये सारे पार करके ये जो है वो जाते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा चलाया जा रहा है। पहले जो है वो रिटायर्ड रिच एंड सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे लेकिन वो एक लिमिटेड वे में पे कर पाते थे, इसीलिए इन्होंने इसको स्टूडेंट्स के लिए स्विच कर दिया था और अब जो है वो स्टूडेंट्स को ये वहां पर लेके जाते हैं। जर्नी की डिटेल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अर्थली सेंस वहां पर जाके कैसे खत्म हो जाता है टाइम का, क्योंकि 24 घंटे दिन रहता है तो हम टाइम का सेंस नहीं कर पाते और कोई भी ह्यूमन मार्कर्स वहां पर है नहीं, इसकी वजह से डिस्टेंस का सेंस भी वहां पर जाके
खत्म हो जाता है। गोंडवाना हमने देखा 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना सुपर सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जिससे कौन कौन निकल करके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका आपकी जगह रह जाता है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था और फिर ग्लोब फॉर्मेशन भी देख ली थी। आइस सीट्स एंड कार्बन रिकॉर्ड्स, आइस सीट्स में कार्बन रिकॉर्ड छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं उस टाइम के, हजारों साल पहले के, बिफोर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। आइस सीट्स के अंदर जो है वो कार्बन रिकॉर्ड्स दबे हुए हैं, जिनको स्टडी करके हम अर्थ का पास्ट जान सकते हैं। मेल्टिंग आइस सीट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन की डेथ के माध्यम से हम हमारा वर्तमान देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्तमान में ये जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है। इससे हम प्रेजेंट की स्टडी कर सकते हैं और फ्यूचर जो है उसको प्लेस कर सकते हैं, फ्यूचर को हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है कि हमें ये जो है वो सारा नहीं करना चाहिए एंड इसको रोकना चाहिए। एंड दूसरा ये कि ये जितना भी ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये टेम्परेचर वगैरह जो है वो उनकी वजह से क्या बैड इंपैक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग वहां जाकर के बनती है, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। ह्यूमन डोमिनेंस के बारे में हमने देखा कि 12,000 साल पहले ये ह्यूमन आया था और 12,000 साल पहले, सिर्फ 12,000 साल पहले आया हुआ ये ह्यूमन, इसने पूरी अर्थ को डोमिनेट कर लिया है, डोमिनेशन कर लिया है इसके ऊपर। एंड ये जो है वो लास्ट के 1000-1500 सालों में तो इसका बहुत बुरी तरीके से तबाही करने पे उतारू हो रखा है। वॉकिंग ऑन द ओशियन 65.55 साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्किल पे ये रुक जाते हैं। पेनिनसुला एंड टेंटपोल आइलैंड के बीच में इनकी शिप जो है वो रुक जाती है। वहां जब ये उतरते हैं, सारे 52 लोग उतरते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ कैरेबिटर सील्स जो है वो अपने आप को सनिंग कर रहे हैं, सन की रोशनी धूप में जो है वो लेटे हुए हैं और वहां जाकर के ये एक कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं कि यार जीवों में कनेक्टिविटी तो है। ये था हमारा लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए या फिर द अचीवर्स चॉइस ऑन प्ले स्टोर जाकर के प्ले स्टोर पे सर्च करिए द अचीवर्स चॉइस, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। 2025 के एग्जाम में जो भी विद्यार्थी बैठ रहे हैं, 2025 के विद्यार्थी जो भी बैठेंगे एग्जाम में, उन सभी के लिए हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं फ्री में। कोड क्या लगाना है? कोड लगाना है TACLOSAL, TAC लोसल कोड लगा करके आप इस कोर्स को कंप्लीटली फ्री एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने में दिक्कत आ रही है तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें बिना किसी ग्रामेटिकल रूल्स, टेंस वगैरह 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 के लिए कोई भी रूल्स लगाए बिना, इसमें बहुत ही एक पैटर्न में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाया है। यदि ये जो मैं स्लाइडें पढ़ा रहा हूँ आपको ये एक बुक के फॉर्मेट में चाहिए तो हमारी माइंड मैप की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। और यदि आपको 12th क्लास की कंप्लीट गाइड चाहिए जिसमें ये सारा सब कुछ आएगा, माइंड मैप भी आएगा, कंप्लीट कंपोजिशन सेक्शन भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी आएगा, बुक्स भी आएगी, उसकी समरी, उसके क्वेश्चंस जितने बनते हैं, मॉडल पेपर्स, लिखने का तरीका, राइटिंग, ट्रांसलेशन, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो आप सारी की सारे ये जो सेट है हमारा दोनों बुक का, इन दोनों बुक के सेट को भी वहां पर प्रेफर कर सकते हैं। चलिए तो मैं मिलूंगा आगे वाली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आपके अपनों और अपने का ख्याल रखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।